वी आर ऑनलाइन नाउ। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के ज़रिए तमाम गज़ल वर्कशॉप क्लास 6 में आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल है। और हम इस वक्त गज़ल वर्कशॉप के ये क्लासेस उन खास दोस्तों के लिए मुनक्किद कर रहे हैं जिन्हें गज़ल सीखने में दिलचस्पी है और जो शायरी को सीख के शायरी करना चाहते हैं। वगरना इस दुनिया में गम के बहुत सारे पहलू निकल सकते हैं, शायरी अकेला ही मौजू नहीं है। इससे पहले के क्लासेस में जो कुछ पढ़ाया जाता रहा है, दिखाया जाता रहा है या हम दोस्त एक दूसरे से सीखते रहे हैं, उसको आप ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के व्हाट यूट्यूब चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। आप उसके क्लासेस वाइज वहाँ पे वीडियो जो है वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। शुरू के क्लासेस में खाकसार अफरोज आलम आपके सामने बात कर रहा है। हमने जो कुछ भी अपना कुछ सीखा पढ़ा था वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश किया। मेरा ख्याल था कि इस प्रोग्राम में अगर और भी काबिल दोस्त इसमें शामिल हों, एक्सपर्ट इसमें शामिल हों, तो इस क्लास की अहमियत मजीद बढ़ेगी और मैं समझता हूँ कि इससे हम तमाम दोस्तों को फायदा पहुंचेगा। इसलिए मैं तमाम दोस्तों से हमेशा ग्रुप में कह रहा हूँ कि आप लोग क्लास में बैठेंगे तो न सिर्फ ये कि आप तो फौरन सीखेंगे चीजों को, बल्कि क्लास में एक दूसरे दोस्त से आप इंटरेक्ट होंगे, उनसे आपकी दोस्ती होगी तो उसके भी देर देर और दूर तक उसके फायदे मिलते हैं और आपको उनसे भी ताल्लुकात बनाएंगे तो उनका भी फायदा आपको अदबी हवाले से भी मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे सबको बताता रहता हूँ कि देखिए इस वक्त हमारे साथ जो अहम मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडेंट की शक्ल में, उस वक्त फ्रांस से जिंदगी हैं, गलबन पाकिस्तान से हैं वो। हमारे फरीद भाई बेशक बुनियादी तौर पे इलाहाबाद से हैं लेकिन एक बैंक में डायरेक्टर हैं दुबई में, और इस वक्त वो ऑनलाइन है और बहुत ही इन्वा पिछले 2 हफ्ते से वो स्पेन में थे जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। मोहतरमा डॉक्टर जी। रुकैया जमाल साहिबा हम सबकी काबिल एहतराम दोस्त हैं और इस प्रोग्राम में इस क्लास में शामिल हैं, जबकि एलिजाबेथ कुरियन मोना हैदराबाद से इसमें शामिल हुई हैं, रफिया नौशीन साहिबा हैदराबाद से शामिल हुई हैं, ये बशारत साहिबा सखी जो हैं वो जर्मनी से शामिल होती हैं, खाकसार अफरोज आलम कुवैत से। और मैं आज आप सब लोगों को ये खुशखबरी दूंगा कि बड़ी मुश्किल से डॉक्टर आजम साहब भोपाल, जो कि नहायत ही खुना मश्क बहरों के हवाले से, गजल की बारीकियों के हवाले से, गजल की तकनीक के हवाले से बहुत ही बड़ा नाम है, उनको हमने गुजारिश किया कि इस प्रोग्राम में कुछ देर के लिए आप तशरीफ लाएं। तो आज भी डॉक्टर साहब आए हुए हैं, पिछले हफ्ते भी बड़ी मुश्किल से इनको गुजारिश करके हमने इसलिए बुलाया था कि प्रॉपर क्लासेस तो बहरहाल नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो कुछ हम लोग आपसे सीखेंगे वो मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम दोस्तों के लिए एक मशाले राह होगा और आगे की हमारी तख्लीकी जरूरतों में आपकी आपके मशवरे कारामद साबित होंगे। तो डॉक्टर आजम साहब किसी तारुफ के इंशाल्लाह मोहताज नहीं इंशाल्लाह। है। रेख्ता के फाउंडेशन पे भी आप बाकायदा गजल के फन पे आप उनको पढ़ाते हैं वहाँ पे, और जो लोग अच्छे तरीके से गजल को सीखना पढ़ना चाहते हैं वो डॉक्टर आजम साहब को जानते हैं, क्योंकि जो सीखने पढ़ने वाले लोग हैं वो सिखाने पढ़ाने वालों को जानते ही हैं, और जिन्हें सिर्फ मुशायरे पढ़ने हैं वो भी मुशायरे वालों को जानते हैं। तो कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ जुनून लोग के दिल दीवाना आसार। बना देते हैं। तो क्या इस बात है, तरीके से क्या बात है, दुनिया का क्या बात कारोबार चलता रहता है। कुछ मोहब्बत में मैं गिरफ्तार हूँ, कुछ दोस्तों ने मुझे भी दीवाना बना रखा है। आइए गुजारिश किया जाए कि डॉक्टर आजम साहब बहुत से आज अच्छे, क्या बात है। क्लास में अवेलेबल हैं, तो उनसे कुछ हम लोग सीखें कुछ और जानें कि गजल को और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। तकरीबन दोस्त यहाँ पे गजल कहने वाले हैं, लेकिन ये बेहतर होगा कि वो अपने कहने को परख सकें कि क्या जो हमने कहा है इसे और बेहतर कहना चाहिए, या डॉक्टर आजम साहब की तरह से हमें सीखने की मजीद कोशिश करनी चाहिए। ये हर वक्त मशवरा भी दिया जाता है कि आप प्रॉपर एक टीचर रखें, एक टीचर से, लोकल टीचर अगर आपका होगा तो आपको बैठा के ज्यादा सिखाएगा समझाएगा। और ये कोई प्रोफेशनल क्लास नहीं होता है, ये आर्ट के क्लास हैं। आर्ट के क्लास में हिंदी का एक दोहा है कि कबीरा संगति साधु की, ज्यों गंधी त्यों बास, और जो कुछ बास दे नहीं
तो भी बास सुवास। क्या बात है। ये दोहा में वाह कहता वाह है वाह। कि अगर कबीर कबीर का ये दोहा है। कबीर कहते हैं कि कबीर अगर अच्छे लोगों के साथ तुम बैठोगे तो उनसे अच्छी चीजें सीखोगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक अतर फरोश के साथ तुम बैठते हो, तो बेशक तुम्हें कोई वो अतर ना भी दे, फिर भी वहां की महक से तुम लुत्फ अंदोज होते रहते हो। मैं अक्सर कहता हूं अपने दोस्तों से कि अपने शहर के लोगों के बारे में जो इस तरीके के, भाई शायर ऐसे होते हैं, शायर वैसे होते हैं, शायर कैसे भी नहीं होते हैं, शायर इसी सोसाइटी से आए होते हैं, वो इंसान होते हैं और उनके अंदर भी कुछ ठीक है कमजोरियां डॉक्टर इंसानी अफरोज आलम होती हैं। पोइट्री बोली आप तो। उनको यू हैव टू इग्नोर इट और आखिर उनके साथ चंपत राय बैठिए को और क्यों सीखिए। बचाया जा रहा है भगवान बना। अरे अरे, ये चंपत राय का जिक्र यहाँ कहाँ से आया है? वो हाँ, किसी का वीडियो ऑन हो गया है। बहरहाल दोस्तों, मैं गुजारिश करने जा रहा हूं आली मरतबत डॉक्टर आजम साहब से कि आप अपने मजीद ख्यालात का इजहार फरमाएं ताकि हम लोग कुछ सीख सकें। डॉक्टर आजम साहब का ताल्लुक बुनियादी तौर पे यूपी के शहर बलिया से है, लेकिन आप भोपाल में रहते हैं और वहीं से इस वक्त ऑनलाइन है। आइए इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर आजम साहब का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया दोहा, कि आप बहुत अच्छा तशरीफ लाए। था, बहुत अच्छा दोहा सुनाया, बहुत अच्छा तारुफ आपने पेश किया। और इसमें किसी का वो दोहा भी तो है, लपटत रहत भुजंग। तो ऐसे भी हाँ तो है कि जी। उसके पेड़ पर भले ही बिष्ठर लगे रहे लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल दोस्तों, आइए, हमने पिछली बार आप लोगों की बहुत ज्यादा खिंचाई की थी या कुछ इजाफा किया था नहीं नहीं, अच्छा आपके? अच्छा हुआ था। उस अच्छा तरीके का हुआ इजाफा होना ना। हुआ। चाहिए और था। हाँ, मैं सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर इस तरह से आप लोग जो बगैर शक्लें दिखाए अगर गुफ्तगू में है तो इस क्लास का कोई मायने नहीं है। मैं भी अपना सही। कैमरा बंद कर देता हूँ और बात करता हूँ, देखें आप कितना समझ पाएंगी, नहीं समझ पाएंगी। लिहाजा अपनी खिड़कियां सबको खोलनी चाहिए और सबको सामने आना चाहिए, तब तो बात बनती है और ऐसा जी लगता है जी कि जी। हम पढ़ा रहे हैं लोगों को तो वो तवज्जो भी दे रहे हैं। तो लिहाजा आप सभी से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके भले ही आप 5-7 मिनट ले लें, अगर वो मेकअप रूम वगैरह जाना हो तो बात मसला नहीं है उसका। नहीं, लेकिन लेकिन ये तो खैर क्लासरूम में इतनी तैयार होने की भी जरूरत नहीं है, आदमी नॉर्मल वे में भी बैठ सकता है, क्लास है ये, नहीं यार, कोई प्रोफेशन घर तो में नहीं भी कभी भी औरतों के जो वो आते हैं ना वीडियो फोन, तो वो बहुत जल्दी ऑन नहीं होता, कुछ कुछ अरसा लगता है, कुछ ठीक ठाक करके फिर बहरहाल। तो दोस्तों आइए, अब हमने आप लोगों को, देखिए मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की है, फिर भी बहुत सारे लोगों की अभी भी खिड़कियां बंद हैं। एलिजाबेथ नहीं है दिख रही, फरीद साहब का आईफोन भी विदाउट वो है, और खुशी साहिबा भी या जिंदगी साहिबा भी अभी गोश मतलब वो नहीं हो रही है, दृष्टि गोचर नहीं हो रही है जो हिंदी में कहते हैं। सर मेरा वीडियो नजर आ तो रहा है क्या? जलवा नुमा नहीं हो किस, रही। हाँ, जलवा नुमा नहीं हो रही, जलवा अफरोज रौनक सर अफरोज। मेरा आ रहा है वीडियो नजर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। सैमसंग सैमसंग S9 वगैरह वगैरह जी वगैरह जी सब हाँ, दिखाई पड़ यही रहा है। यही हाँ यही वाला, जी जी जी। तो दोस्तों, पिछली बार हमने आप लोगों को अरकान के बारे में बहुत तफसीली गुफ्तगू की थी, क्या उसका कुछ हिस्सा, कुछ अंश आप सबको याद है? जी हाथ याद है। उठाएं। याद है तो इसका मतलब मैं कहीं से जी भी पूछ सकता हूँ शायद। जी जी जी। अच्छा, जी जी, तो बताइए कि बुनियादी अरकान के कितने अकसाम बताए थे मैंने? बुनियादी अरकान के आपने 8 बताए थे। 8 जिसमें से आठ? 2 5 हरफी थे और नहीं, 6 जो थे। उतनी ही बात होगी जितनी बात पूछी जाएगी, है ना? और ये अरूज इस कदर मुश्किल तरीन चीज है कि जब हमको लगता है कि कोई शख्स कुछ ज्यादा बता रहा है तो हम उससे कुछ अजीब सी सवाल पूछ लेते हैं, तो वो उससे बचिए आप। तो यानी 8 हैं, ठीक है। और 8 की खुसूसियत क्या थी कि 8 अरकान के तकरार से जितनी बहरें बनेंगी उनको हम क्या कहते हैं? मुफरद और मुरक्कब। फिर वही मुरक्कब बोल डाला आपने। अच्छा। सिर्फ हाँ, उन 8 अरकान के ही तकरार से जितनी भी बनेंगी बहरें वो क्या मुफरद होंगी? होंगी वो। मुफरद होंगी। और मुरक्कब में क्या होंगी? एटलीस्ट दो होंगी, है ना? दो, दो मुख्तलिफ बुनियादों मिक्सचर। कहने में आपका हाँ मिक्सचर होगा। तो कम से कम दो अलग अलग अरकान होंगे, तो वो हमारा क्या होगा? जी। वो मुरक्कब बहरें होंगी। और इसके हम्म। अलावा जो तीसरी बहर थी काइंड की, वो क्या थी? कि मुजाहिद। ऐसी बहरें जिसके अंदर अरकान आठों में से कोई ना कोई नहीं होगा, ठीक है ना?
कोई ना कोई नया नया रुकन होगा, है ना, जो बदला हुआ रूप कोई ना कोई होगा। ये तो वो आठों के अलावा अगर कुछ आपको नजर आता है किसी भी रुकन में, किसी भी बहर में, तो आप क्या कहेंगे उसे? उसे आप जाहिर वो बन कहेंगे कि ये मुजाहिब बहरे हैं। ठीक है, जी जी क्लियर है ना इतनी बात? जी क्लियर है ना? अच्छा, जी अब जी ये बताओ कि गजल की हिस्ट्री मालूम है सबको? गजल कहाँ से आई, गजल क्यों नाम पड़ा, गजल क्या बला है, कुछ बात जानते हैं इसके? गजल की साख क्यों बनाई गई, इस गजल के साख के जितने भी नाम है वो क्यों पड़े? डू यू हैव एनी आइडिया? चलिए मैं आपको बताऊं इससे पहले कि वो सारी चीजें एक्चुअली क्या है। मैं ये मान के चलता हूं कि कोई काम करो तो पूरे जुनून से करो, जी वरना मत करो। डॉक्टर ने कोई नुस्खा थोड़ी दिया कि नहीं करेंगे तो हम तबीयत खराब हो जाएगी और मर जाएंगे। तो हर काम को, जिस काम में भी करो, बहुत उसके अंदर बिल्कुल डीप जाने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को। ठीक है। तो जैसे अब जी हम जी मुशायरे ही हैं, तो मुशायरे के बारे में हमें कुछ एक अलिफ बे ही पता नहीं है, तो हमें मुशायरों के बारे में भी पता चले। आजकल हमारा मुशायरों पर ही लेक्चर चल रहा है अपने कामरान उस्मान साहब के तवज्जुह से। तो दोस्तों, गजल की जहां तक बात है, गजल हमारी हमारी जो जितनी भी हम अरूज की जो बातें करते हैं, वो कहाँ से हमारे पास इम्पोर्ट हुआ है, किस मुल्क से? अरबी थे वो कोई हाँ, ये अरबी में भी खलील आपने इतना अहमद। इतना जी इतना वक्त लिया है आपने, जो आपके लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस को बताता है। जाहिर है अरब के थे, खलील बिन अहमद। ठीक है ना? जी जी खलील खलील बिन बिन अहमद। अहमद ने इसको वो किया, और वो वही चीज फारस पहुंची, और वही चीज हमारे हिंदुस्तान पहुंची है। तो अरूज जो जी है, अरूज का जो पूरा जो है, अरूज वही साइंस है या वही इल्म है जो अरब में डिस्कवर हुआ, या उसको मुरतब किया गया, या उसको कंपाइल किया गया, है ना। और वो वैसे ही पहुंचा, क्या नाम है, फारस में। फारस के लोगों ने भी उसमें कुछ तरमीमात की, कुछ अजाफा मतलब किया। अरूज अरूज के मौजद जो हैं वो खलील बिन अहमद हुए। खलील बिन अहमद है हमेशा। देखिए अब इसमें थोड़ा सा, अभी आप उसके मुजिद ही समझ लीजिए। अदरवाइज कई बार मुजिद के बजाय लोग मुरत्तिब कहते हैं कि मुरत्तिब थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो जिन जी जिन बहरों का वो जिक्र करते हैं, वो बहरें सैकड़ों साल पहले पर्शिया में भी मौजूद थी, और सैकड़ों साल पहले संस्कृत में भी मौजूद थी। तो गोया उस हम्म। शख्स की खास बात है कि सारी जबानें जानता था। उसने पर्शियन से भी फायदा उठाया, उसने संस्कृत से भी फायदा उठाया, और अरब से तो फायदा उठाया, और सबको यकजा करके एक ऐसी किताब दी जिसको इल्म अरूज कहते हैं, है ना। तो ये बड़ा जी एहसान है। जी और जिस रूप में आज हम देखते हैं इल्म अरूज को, उसके लिए उसी उसी के मरहूने मिन्नत है हम लोग खलील बिन अहमद के। ठीक है। बाद में दो तीन जी लोगों ने और इजाफा किए उसके बहरों में, अखफश है, बजर चमर है, ये दो तीन जी लोग और हैं जिन्होंने एक एक बहरे की, बाकी 19 में से 15 बहरे तो उन्हीं की दी हुई हैं। तो ये सब भी डिटेल जानने की कतई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ये समझ लें कि अरब में जब जाहिर है कि अरब के अरूज की बात हो रही है, तो अरब के सिनफ शायरी की बात भी होगी। तो आपको जान के शायद या अचंभा या हैरत नहीं होनी चाहिए कि अरब में गजल सिर्फ नहीं थी, है कुछ जी आया समझ में? क्या जी था कसीदा अरब की था। खास सिर्फ क्या थी? हाँ, अरब की खास सिर्फ कसीदा था। कसीदा लिखा जी करते थे। कसीदा में आप लोगों ने कभी किसी का कसीदा पढ़ा हो, या कसीदा की साख्त देखी हो, तो कसीदे में बहुत साख्त होती हैं। तमहीद होता है ना, क्या नाम है, उसके बाद तशबीब होता है, गुरेज होता है, और दुआएं होती हैं, और मेन मकसद होता है। ये सब सारी चीजें से 6-7 स्टेप्स में कसीदे लिखे जाते हैं। ठीक है। तो ये कसीदा ही पहुंचा कहाँ? फारस में। ठीक है। ईरान में पहुंचा जी कसीदा। जब ये सिर्फ कसीदा वहां पहुंची, तो वहां तशबीब को लोगों ने बहुत पसंद किया। तशबीब का जो दूसरा सेक्शन है, यानी तमहीद के बाद जो तशबीब है, तशबीब में शबाब की बातें होती थी, है ना, हम्म हुस्न की बातें होती थी, इश्क की बातें होती थी, सरापा की बातें होती थी, हिजर वसाल की बातें होती थी। ये वाला पोर्शन बड़ा दिलचस्प लगता था लोगों को, जब कभी कसीदे का सुनाते थे लोग, तो इस पोर्शन पे लोग ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। लिहाजा फारस के लोगों ने यह किया कि उसी तशबीब से उन्होंने गजल की सिर्फ निकाल दी। ठीक है। बेशक। आई समझ में कि गजल कैसे है? तो इसलिए गजल के बुनियादी माने कौन बताएगा, बुनियादी तारीफ क्या है गजल की? हिरन की पहली चीज औरतों औरतों से हाँ बात बोलो। करना भी गजल कहते हैं। हिरन औरतों की से पहली बात चीज करना को है। गजल कहते हैं। सर सर हिरन की पहली महबूब चीज महबूब सर सर महबूब के बारे में बात करना, महबूब के सॉरी बारे में। महबूब के बारे सॉरी में।
जी सॉरी, एक सेकंड का इंटरप्ट, एक सेकंड बस। जी दोस्तों आप लोग अपना कैमरा इस तरीके से रख लीजिए, इसको वर्टिकल रख लीजिए ताकि वीडियो सही बने। मोहतरमा रफिया नौशीन साहिबा और ये सैमसंग SM समथिंग, फरीद भाई, जी अब्बास, प्लीज आप लोग ऐसे सर रख मेरा लीजिए, चेहरा कैमरे नहीं को दिख रहा है ऐसे क्या? कर लीजिए। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है? अरे साहब आप हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, माशाल्लाह, बहुत दिख रहा बढ़िया है? दिख चेहरा रहा दिख रहा है लेकिन कैमरे को ऐसे जी सर, करेंगे क्या तो मेरे को आप ज्यादा मोबाइल चलाना दिखाई आता ही देंगे। नहीं अच्छी तरह से नहीं, इसलिए। जी जी एक्चुअली जी, बिल्कुल आपने ठीक है। आपने आपने पीछे जो खिड़की है ना, उस जी रोशनी को आप उसको बंद कर दीजिए रोशनी, अदरवाइज सिर्फ अच्छा आपका चेहरे का, हाँ वो क्या पीछे बैकग्राउंड में अच्छा अगर अच्छा। लाइट बहुत होती है तो आदमी चेहरा अंधेरा आता है, तो हाँ अभी एक आपका मिनट, हाँ अच्छा, चेहरा अंधेरा है, ओके उसको बंद करके आगे की लाइट जला लें। ठीक है, ओके। हम्म, ठीक है, सर या दीवार बिस्मिल्लाह, की तरफ सॉरी, जी फेस कर जी ले। तो सॉरी दोस्तों फॉर इंटरप्ट। नहीं नहीं, इट्स ओके, ये भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों क्या बात हुई, कसीदा, कसीदे का जो एक सेक्शन था जिसको हम तशबीब या नसेब बोलते हैं, वो उसमें खास बात ये थी कि बहुत दिलचस्पी आती थी लोगों को, और इसमें इश्किया बातें होती थी। लिहाजा पहली डिफिनीशन तो ठीक है, किसी ने बताया औरत से बात करना, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि भाई औरत से बात करना से गजल का मकसद पूरा नहीं हो रहा। औरत तो माँ भी हो सकती है, औरत तो बहन भी हो सकती है, और कोई भी रिश्ते पाक रिश्ते की हो सकती है, लेकिन यहाँ तो इश्किया बात की बात हो रही है। फिर उसमें जोड़ा गया इश्किया बात करना, है ना। अब जाहिर है कि फिर वो बदल गई बात, कि अब फिर हम अपने महबूब की बात आ गई कि औरत से इश्क बात करना। लेकिन ये लुगत के महबूब जो डेफिनेशन है, बाकी शायद हमने यहाँ बताया कि नहीं बताया। कैस राजी, शम्स कैस राजी का किस्सा बताया था क्या आप लोगों नहीं नहीं को, सर, बताया क्या? नहीं 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 बताया। बताया। नहीं। तो देखो, नहीं, ओके ओके, बस फिर मजा आएगा आप लोगों को। कैस शम्स कैस राजी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे फारस के। उन्होंने बताया कि गजल दरअसल, दरअसल सुनना बहुत गौर से, गजल दरअसल गजलुल या गजालुल कल्ब है। कुछ आई समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? गजाल किसको कहते हैं? हिरन को। हिरण को। हिरन को, हिरण। ठीक है। जी और अगला लफ्ज क्या बोला है मैंने? गजालुल कल्ब। गजबुल गजाल। अब ये हमने लफ्ज क्या बोला है बताना, कल्ब बोला है कि कल्ब बोला है? कल्ब। यही यहीं पे कल। आप लोग मार खाओगे। गजालुल कल्ब बोला है मैंने, कल्ब। कल। कल। क्या जी आप कल्ब आप दिल। मतलब आप हाँ उम्मीद करते दिल हो, दिल। क्या दिल उम्मीद करते मतलब हो कि मैं काफ और काफ का फर्क नहीं बोलूंगा आपके सामने? कल्ब यानी, कल्ब माने दिल। दिल लेकिन दिल। ये कल्ब के माने क्या होता है बताना? छोटी काफ अब लाम, ये इस कल्ब को क्या बोलते हैं बताओ कोई, बगैर डिक्शनरी कुत्ता, देखे, बगैर इस कुत्ता, आए? ये- कुत्ता। कुत्ता। बिल्कुल, डॉग को कहते हैं कल्ब, है ना। कल्ब यानी कुत्ता। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ हमारे भाई हैं, उनके नाम भी होते हैं कल्बुल जवाद, कल्बे हम्म। जवाद। आपने कल्बे अली, यानी अली साहब का कुत्ता, है ना। तो वो बतौर एहतरामन ये नाम रखे जाते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे हम हमारे पास क्या मसला है, गजालुल कल्ब। अब दो चीजें क्लियर हो गई, गजाल माने हिरन या हिरन का बच्चा, और कल्ब, कल्ब यानी कुत्ते, ठीक है ना। कुत्ता। ठीक है, अब ये दो चीज समझ गए ना, उन्होंने क्यों टर्म दिया, मैं जी बताता हूं क्यों टर्म दिया। उन्होंने टर्म ये दिया कि कभी जब जंगल में कोई हिरन हो या हिरन का बच्चा हो, जब उस पर क्या नाम है, कुत्ते जब उस पर वो करते हैं, कभी उसको घेर लेते हैं और उसका शिकार करने की कोशिश करते हैं, उस पर हमला करते हैं, तो जो कुछ आवाजें हिरन के मुंह से बरामद होती है, दरअसल वही गजल है। देखो कितना अच्छा मजेदार हो गया, कितना मजेदार डिफिनेशन हो गया। अब आप देखो कि उस हिरन से जो कोई 4 से 8 कुत्तों से घिर गया है और वो जख्मी हो रहा है, तो उसके क्या क्या भाव आ सकते हैं बता सकते हो? कितने भाव नहीं आएंगे? एक भाव तो ये आएगा कि मैं मर जाऊंगी अब, एक भाव आएगा कि हाथ पांव चलाओ बच जाऊंगी मैं आज, यानी एहतजाज, रंजो गम, नाउमीदी, ओ यास, दर्द, तड़प, जख्मों की चुभन, और ये, और तमाम शेड आ गए ना, तमाम शेड आ गए। जरा वो गजल की मंजर जो को, मंजर को अपने सामने विजुलाइज करो, आपको लगेगा कि एक छटपटा रहा है,
तो क्या सोच रहा है, कई बार उठने की कोशिश करता है, कई बार एक लात मारता है कुत्ते को, यानी उम्मीद है बच भी जाऊंगा, उम्मीद है कि मर भी जाऊंगा, उम्मीद है, लेकिन जो जख्म है उसमें दर्द भी हो रहा है। ये सारे शेड्स चले आ रहे हैं। इसलिए अब गजल का जो पूरा फोकस हो गया, अब वो कंस्ट्रिक्टेड नहीं रहा, सिर्फ औरतों से इश्किया बात करने को ही शायरी कहते हैं। अब यहां से ये बात आगे बढ़ गई। अब बिल्कुल। तमाम तर एहसासात जो आपके अंदर आ सकते हैं, वो तमाम तर एहसासात की तर्जुमानी गजल में हो सकती है, एक गजलुल कल्ब के इस डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है। जी जी अच्छा, ये गजल का एक माने और बताऊं। गजल के एक माने ये बताया गया कि सूत काटने को कहते हैं या ऊन काटने को कहते हैं। अब आप ये अंदाजा लगाओ कि जब हम ऊन काटते हैं या सूत काटते हैं, तो आपने देखा होगा ना, जाड़ों में ऊन से कितने सारे डिजाइन बना लेते हैं हम, या सूत से कितने तरह के शेड्स के कपड़े बना लेते हैं, है ना। तो इसका जी मतलब यह है कि गजल में इतनी वुसअत है, जिस तरह से सूत काटते हुए करोड़ों लाखों आप क्या नाम है डिजाइन बना सकते हो, लाखों करोड़ों आप स्वेटर से बना सकते हो। यानी इसका कोई भी अब महदूद सरोकार नहीं रहा, ये लामहदूद है। हर तरह के एहसासात, हर तरह के ख्यालात, हर तरह के जज्बात, हर तरह के तजुर्बात, हर तरह के मुशाहिदात इसमें आप समा सकते हो गजल में। ठीक है ना। पुराने जमाने के जिसको हम कहते हैं रवायती गजलें, आपने देखा होगा ज्यादातर हुस्न इश्क की बातें होती हैं उसमें, तो वो जी रवायती जी गजलें थी, उस उमूर से चली आ रही थी। ठीक है। लेकिन अब इन सब सारे डिस्कवरीज के बाद क्या हुआ कि गजल में अब कोई भी ऐसा ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई भी ऐसा सरोकार नहीं है जिसको आप गजल के ताल्लुक से, शेर के ताल्लुक से पेश ना कर सके। ठीक बोला। बिल्कुल। ठीक है ना। तो आज जी जी आप देखते हैं कि गजल का जो जो फलक है, गजल का जो आसमान है, वो इंतहाई वसी हो गया, और आप हर तरह के जज्बात ख्यालात की उसमें नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो ये क्या था। मतलब अब जो गजल है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करती है, हाँ जो भी बिल्कुल। हमारे साथ और होता इसी है। जी इसी इसी जी इसी पर होता था ना, हाल ही ने कहा था ना कि साहब ये जागीरदाराना अंदाज की चीजें कब तक नहीं, चलेंगी, असल कि में लोग सिर्फ डॉक्टर साहब सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं नहीं असल नहीं, बात एक ये मिनट है बात कि करिए, मैं नीचे से भी आता हूँ, एक मिनट आप बोलिए, मैं सुन रहा देखिए हूँ जी। मैं असल में ये कह रहा ना चाहता था कि यानी औरतों से गुफ्तगू करने की जो बात है, वो एक जमाना था जब औरतें जो हैं वो चिलमन की आड़ में पर्दे में रहती थीं, और उनकी जी दुनियावी मामलात से उनके सरोकार नहीं थे, तो उनका ताल्लुक सिर्फ वो उनके रोमांस या वो रोमांस तक ही महदूद था। लेकिन आज तखय्युलात तक की ही। औरत की जिंदगी तो पहले की तरह नहीं है। आज की बिल्कुल। औरत जो है पुलिस इंस्पेक्टर भी है, जज भी है, प्रोफेसर भी है, पॉलिटिशियंस भी है। तो वो जी जितने भी सेट्स औरत के जिंदगी में बढ़ते जाएंगे, जाहिर है उसके साथ साथ गजल के भी रंग आहंग में इसी तरीके से बदलाव नेचुरल है, और वो आता जाएगा। जैसे कि पहले के की शायरी में इस पहले देखिए, बात हम पहले पहले जब भी करते हैं तो ये वो जमाना जिस वक्त औरतें जो हैं मुशायरों में, महफिलों में हिस्सा नहीं बनती थी, घर में रहती थी। कुछ औरतें पुराने जमानों में, कुछ प्रिंसेस और कुछ शहजादियां और कुछ रक्कासाएं और कुछ ऐसे लोगों का जिक्र आता है जो शेर तो कहती थी, लेकिन वो पर्दे में रहती थी, और वो महफिलों में आने के बाद में भी पर्दे में रह के ही अपना कलाम सुनाती थी। ये जी जब 20वीं सदी में 1900 के बाद जब जमाना ने करवट बदला है, तो खवातीन धीरे धीरे मर्दों के शाना बशाना आके अपना रोल प्ले करना शुरू किया है। तो औरतें प्रोफेसर भी हैं, औरतें इंस्पेक्टर जी भी हैं, औरतें जज भी हैं, अब तो पायलट भी हैं, और जिंदगी के अभी हर ताजा मैदान में समाचार ही। के मुताबिक कई ट्रेन भी चला रही हैं। तो अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही। जब अब वो औरतों माशूका की जो नहीं है बल्कि माशूक अब भी, माशूका वो पर्दे वाली माशूका नहीं है। आप वो उसको माशूक हो गई है, पॉलिटिक्स, हम माशूका हो गए हैं। अब पॉलिटिक्स पे भी आप उनसे बात कर सकते हैं। अब उनसे जो है वो उनसे दुनिया के हर तमाम टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो जाहिर है वो तमाम रंग आहंग जो है गजल का हिस्सा बनना भी नेचुरल है। उसी तरीके से जिस तरीके से खवातीन का या समाज का डेवलपमेंट होगा,
या ओपननेस होगा, खुलापन बढ़ेगा, उसी तरह गजल भी अपना रंग बदलती रहेगी। और आगे पीछे की जो रवायती गजलों में और आज के गजल में आसमान जमीन के फर्क की वाज़ेह दलील यही है कि वो कि हमारा समाज भी जो है इतना फर्क आ गया है उसमें। बहरहाल डॉक्टर साहब वापस आ गए क्या हैं। बात है, क्या बात है, क्या बात है, मैं तो क्या यूं बात ही है। कबाब में हड्डी नहीं बना हुआ था। नहीं, एक बार और हड्डी बनी है, वो पानी भर गया, मैं बंद करके आया, मैं उसी को देखने गया था। फरीद भाई के स्पेन से अभी वापस लौट के आए हैं। अगर जी स्पेन में कोई बैठ के गजल कह रहा हो तो आप उसकी गजलों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ताजगी उसमें होगी। या कोई कोई अगर बर्रे सगीर का नौजवान फरीद भाई की तरह खूबसूरत अगर स्पेन से लौट के आए और फिर वो गजल कहे तो फिर तो वो फिराक गोरखपुरी के उस शेर की तरह, या देखिए शेर में अचानक से बोलने लगा, तो की गजल कहेगा कि नयापन उसमें दूसरे किस्म के होगी। यही वजह है कि महाजिर हम्म, जो लोग हैं उनकी गजलों के रंगवाहंग उन लोगों से अक्सर मुख्तलिफ हैं जो लोग मुख्तलिफ होते अपने हैं। देही इलाकों में, हमारे नॉर्थ इंडिया के देहाती इलाकों में बैठ के जो शुअरा गजल कह रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा फरीद भाई जी और अब तमाम दोस्त, मैं वीडियो बन रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हिंदी गजलें आई हैं अभी मार्केट में, जिसको हिंदी गजल के नाम से, हालांकि एक अलग बहस है हिंदी गजलों पे, और वो मैं पहले भी कर चुका हूं। मेरे कई मजामीन भी हिंदी गजलों को रद्द करते हुए हैं। मैं आप लोगों को समझने का, पहली बात तो मैंने वहां रद्द किया कि हिंदी गजल नहीं है, वो गजल ही है जिसको आप अपनी सहूलत के मुताबिक देवनागरी रस्मुल खत में लिखते हैं। जी ये दोस्त जो उर्दू नहीं पढ़े हुए हैं और देवनागरी के सहारे गजल के मैदान में वो दाखिल हुए हैं, मैं कहता हूं इनके पास जो है वो एक लगेज नहीं है जी अपनी रवायत का, जो उठा के हम लोग चल रहे हैं उर्दू वाले, जो कि हम चूंकि पढ़े हुए हैं मीर को, हम पढ़े हुए हैं कली कुतुब शाह को, हम पढ़े हुए हैं मुसफ़ी को, तो हमारे दिमाग में हमारे पास एक लगेज है, वो लगेज हम लेके कैरी ऑन करते रहते हैं। लेकिन जो हिंदी वाले जो दोस्त हैं जो देवनागरी में रस्मुल खत में जो शायरी कर रहे हैं, उनके पास जो नए नए मजामीन आने की बुनियादी वजह यही है कि उनके पास वो लगेज नहीं है कि वो किसी चीज को कैरी ऑन कर रहे हैं। वो अपने फ्यूचर पे उनका फोकस ज्यादा है, बल्कि जी फ्यूचर पे ही फोकस है, उनका माजी से ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये जी एक अलग सब्जेक्ट होगा बहस का। डॉक्टर साहब जी वापस बिल्कुल आ गए हैं, हम फिर किसी बिल्कुल दिन बिल्कुल। हिंदी गजलों पे बात करेंगे तो फिर इस बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब माइक आपके जी जी हवाले। जिस लगज की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो लगज एक्चुअली हमारी गजलिया तहजीब है। तो गजलिया तहजीब से हम जब जुड़े रहते हैं तो हम कोई भी ऐसी बात करने से 10 बार सोचते हैं। और हिंदी भाषी इससे मुबर्रा है, इसलिए उनके यहाँ ख्यालात की जो चीज दिखती है वो कुछ अलग अंदाज की हो जाती है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा कह रहे हैं वो लोग भी, और सभी लोग कह रहे हैं। तो हमारी ये गुफ्तगू हो रही थी कि गजल के बहुत सारे मशमूलात बदल गए, सरोकार बदल गए। ठीक है ना, जैसा उन्होंने बताया कि औरतें ये करती थी और अब आज ये करने लगी हैं। तो कोई बता सकता है कि पहली साहिब दीवान शायरा कौन है उर्दू की? रफिया नौशीन तो बोल सकती है, उन्हीं के इलाके की बात है शायद। ये परवीन शाकिर थी, लेकिन वो तो बाद में आई होगी सर। परवीन शाकिर तो बाद में आई होगी। पहली पहली साहिब पहली पता नहीं दीवान सर। शायरा आपको पता होना चाहिए। आप लोग महिलाएं हैं, आप लोगों को पता नहीं। कंफ्यूजन है। ये महाला आज की बात महाला का नहीं। चंदा, महाला का हाँ, चंदा। माँ लखा मैं भाई, लगा। मेरी आवाज शायद हाँ पहुंच नहीं रही है, मैं हाँ। बोल रही थी जब से। अच्छा, तो नहीं, आवाज तो हम लोग तक नहीं आई। कौन साहिबा बोल रही थी? मैं मोना बोल हाँ, अच्छा, मोना जी। तो लेकिन महला थोड़ा का सा चंदा। इसमें डॉक्टर साहब ये भी थोड़ी सी बहस चल रही है ना कि माँ मैं लखाबाई चंदा है या लुत्फुन्निसा है। जी, मैं वो बोलने ही वाला था आपसे, तो आपने बता दिया। पहली तहकीक महलका चंदा के बारे में बताई जाती है, लेकिन बाद की तहकीकों ने यह बताया कि शायद उनसे 1 साल पहले आपका लुत्फुन्निसा इम्तियाज का दीवान आ चुका था। लिहाजा बाज लोग लुत्फुन्निसा इम्तियाज को पहली साहिब दीवान शायरा बोलते हैं, और बाज लोग या ज्यादातर लोग अभी भी महलका चंदा को ही पहला साहिब दीवान शायर कहते हैं। और उस जमाने की जो शायरी जो महिलाएं भी करती थी, जो शायरात भी करती थी,
तो वो मर्दाना आहंग में करती थी। मतलब वहां पे कहीं पे अपने आप को डिक्लेयर नहीं करती थी कि किसी जाहिर नहीं शायरा ने करना कहा। चाहती थी। हाँ, शायरा ने नहीं कहा है। जैसे कोई शायर की, जैसे कलाम, अगर मैं जा रहा था तो वो भी लिखेंगे मैं जा रहा था। अब ये नहीं कि मैं जा रही थी मुझे मिल गया, ऐसा नहीं। तो वो डिक्शन वही तो होता था कि मर्दाना डिक्शन। बहरहाल ये तो खामखा की बातें आपके बीच में आ गई, लेकिन ये सब चीजें हम सबको पता होना चाहिए। तो जब शायरी अब यहाँ तक आई ये गजल, अब जब गजल बन गई तो गजल, वही गजल उसी फॉर्मेट में हमारे हिंदुस्तान पहुंची है, ठीक है ना, उन्हीं मशमूलात के साथ, उन्हीं सरोकार के साथ पहुंची है। और फिर इसके एक साख्त होती है। तो साख्त में बहुत छोटी छोटी, फटाफट उस पर गुफ्तगू करेंगे। ये तो मालूम होगा शेर की साख्त, जो एक टिपिकल साख्त होती है, उसमें क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहले सबसे पहले शेर में, आहंग, गजल में क्या रदीफ, होता है? फिर काफिया। नहीं, पहले मतलब पहले रदीफ, गजल काफिया, में क्या होता है? अरे नहीं बाबा, आप कोई भी गजल ख्याल, को उठाओगे तो ख्याल। ख्याल। कुछ नहीं, साख्त की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बनावट क्या अच्छा, होती है किसी गजल की? बनावट गजल की होती है हमेशा मतला से शुरू होता है, बीच में जी, अशआर होते मतला। हैं, और अच्छा, आखिर में मक्ता होता है। सिंपल है। जब उसकी साख्त के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि गजल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो गजल के स्ट्रक्चर में तीन चीजें ज्यादा पाई जाए, वो हमेशा रहेगी। क्या? एक मतला, और एक अशआर चार पांच, और आखिर में मक्ता। मक्ता। तो हाँ, हाँ मक्ता। तो मतला क्यों कहते हैं मतला उसको? जल्दी जल्दी बताओ, तुलू जल्दी होने मतलब से जल्दी। फिर जो गजल शुरू पहला हो शेर रही है होता है, जिसके थोड़ी, जो हाँ, पहला शेर होता है थोड़ी गजल का। पहला शेर। ज्यादा, हाँ, ज्यादा जानना चाहते हो तो जल्दी जवाब दो। मतलब पहला किसी ने शेर। कहा था, पहला शेर। किसी की आवाज आई थी, मुझे सही आवाज आई थी। तुलू मतलब होना। हाँ, तुलु। तुलू होना। तुलू होना, वहां से गजल उग रही है, इसलिए उसका नाम मतला है। अरबी में मतला जो लिखोगे वो तुलू जी। से, कहते हैं ना तुलुए आफताब, आफताब जब जी, निकलता जी, है, तो वहां वहां से उग रहा है। गजल जो है वहां से उग रही है, उग रही है। जी। वहां से तुलू हो रहा है ना। तो इसलिए उसको हमने, देखो आप रोजाना पेश करते थे ना, पहले मतला दूसरे पेश है, क्लासेस में मतला ये पेश है। सारी चीजें बताई गई थी, अब याद रही रखते हाँ हैं आप लोग बताइए, इसलिए गड़बड़। हाँ, हाँ। तो मतला हो गया तुलू होने की जगह। अब मत भूलना, मतला जहां से तुलू हो, मतला खुद ही बता रहा है कि तुलू की जगह है ना। तो जहां से जी, सूरज जी। उगता है तो हम तुलुए आफताब बोलते हैं। तो उसी तरह से यह मतला हो गया जहां से हुआ। बाकी सब अशार हो गए। अशार और मतले में क्या फर्क है, कौन बताएगा? शेर मतले और में मतले में फर्क? रदीफ, सर मतलब में काफिया मतलब काफिया, होता है रदीफ। सेम सेम। सेम होता है काफिया रदीफ। कहाँ सेम सेम होता है? नहीं मतले मतलब का 2 बार आता है काफिया। नहीं तो दोनों मिसरा बोलो ना, कि दोनों मिसरे में काफिया रदीफ होगा। हम हाँ जी साइंटिफिक बोले ना, मतलब शायराना अंदाज में बोले ना। तो दो दो मिसरे होते हैं, दोनों मिसरे में काफिया रदीफ है ना। और शेर में क्या होता जी, है? पहले शेर में क्या मिसरा होता है? सानी पहला में होता पहला है रदीफ। मिसरा बगैर उसके उसको रदीफ और उसको काफिये के, और कैसे दूसरे हम, में हाँ, इसी रदीफ तरह और से काफिया डायग्नोस होता करते है। हैं कि ये काफिया वो मतला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक वो जो मिसरे उला होगा, उसके अंदर काफिया जी, रदीफ का इल्तिजाम नहीं होता, और मिसरे सानी में होता है, ठीक है ना। होता हर है। मिसरे सानी में जी, होता जाएगा, वो शेर की सूरत होती है। मतले में क्या होगा, दोनों मिसरों में काफिया रदीफ का होना लाजमी है, तभी वो कहीं जाके हमारा मतला कहेगा, बनेगा। अन्यथा वो भी शेर कहलाएगा, ठीक है। मतले का डिफरेंस आपने समझ लिया ना। जी, अब जी आगे बताओ, बिल्कुल। कोई मुझे बता सकता है कि एक शेर शेर कैसे बनता है? शेर के डेफिनेशन कोई बता दो मुझे। और नहीं तो लिखना, वो जो बताऊंगा वो हमेशा याद रखना। एक शेर किसको कहोगे? शेर के माने क्या होता है? और शायर के माने क्या होता है? सर ऐसा ख्याल हो जिसमें एक तंज उभर के आता है, वो एक शेर शेर का रूप नहीं, लेता ये है। पूरा डेफिनेशन बताओ। ये तो जी। हमारी हाइपोथेटिकल हो गई। हम वाकई क्या कसौटी होगी जिसको हम कहेंगे कि ये शेर की बुनियादी खुसूसियात क्या हो, शेर में क्या क्या होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये शेर है। क्या चीज होनी शेर चाहिए में नहीं, उसकी, कोई किसी एक डेफिनेशन? ख्याल तो को किसी रिदम के तहत बयान करना, आहंग के चलिए तहत। एक, हाँ, ये भी बात हुई। और आगे बोलो, आगे और बोलो, और पहला कुछ पहले पहले लाइन में अगर आपने कोई कोई बात कही है या पूछी है, और तो दूसरी मिसरे में आप उसका हाँ, जवाब दे रहे हैं। ये तो आप सवाल रब्त और की बात कर जवाब रहे हैं खुद कि सॉल्यूशन जिसे कह हाँ, सकते वो हैं। रब्त होना चाहिए। लेकिन बगैर रब्त के भी अगर किसी ने शेर लिखा तो हम शेर कह सकते हैं, लेकिन शेर में बुनियादी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अन्यथा वो शेर नहीं है। क्या होना चाहिए? रदीफ नहीं काफिया बताए मिलकर। रदीफ, काफिया। आप, हाँ सर बिल्कुल रिदम करीब करीब आ रदीफ रहे हम हो, काफिया। करीब करीब, बिल्कुल हरफे करीब रवि, आ रहे हो। हरफे रवि, हाँ, हाँ, हरफे रवि,
हरफ रवी भी सर काफिया के लिए है। अगर जी किसी क्या नाम है एक ही शेर आपको दूंगा तो उसका हरफ रवी आपको पता भी नहीं होगा तो भी वो शेर ही कहलाएगा। जब दो शेर होते हैं तब हम रवि का मुकाबला कर सकते हैं। किसी एक शेर को हमने दे दिया आपको जी तो उसमें काफिया है, तो हरफ रवी अगर है भी नहीं भी है और है तो जो भी है उससे कोई फायदा उस शेर को नहीं है। शेर की डिफिनेशन सुन लो खूब बढ़िया से कान खोल के। दो मिसरे होंगे, एक बात, ठीक है, पहला लिख लिया, दो मिसरे होंगे। जी दूसरी बात, बहर में होगा, दोनों मिसरा, लिख लिया। जी तीसरी बात, काफिया होगा। जी और चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट, रदीफ नहीं रदीफ भाई रदीफ नहीं है नौशीन। रदीफ इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ गजल। अच्छा। गजल का तुमने कभी गैर मुरतब गजल सुनी है जी जिसके जी अंदर जी रदीफ गजल है? है। जी सुनी है सुनी है फिर सुनी है फिर तो तुम्हारे लिहाज से वो गजल ही नहीं हुई। अगर रदीफ को एसेंशियल, रदीफ एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल क्या जी है? जी दो मिसरा मीटर में होना, तीसरा काफिया होना, और चौथा जी कसदन कहा हुआ उसका कोई मतलब निकले। दोनों मिसरों हाँ से एक कोई कंप्लीट बात हमारे सामने आनी कंप्लीट बात चाहिए। निकले, कोई सॉल्यूशन निकले भी। कंप्लीट बात निकले, एक 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 हाँ सोल्यूशन निकले, या एक बात कंप्लीट होनी चाहिए। खास तौर से कहा गया हो कि मैं फला बात कहना या कह रहा हूं या कह रही हूं, वो वाजे हो, है ना? ख्याल को जी बामकसद जी बना के हाँ कहना। हाँ, ख्याल आपका हम्म वाजे हो, यानी कसदन कहते हैं कि कसदन कहा गया हो। कसदन से मुराद यही है कि उसका कुछ अर्थ निकल के आए। जो दो लाइनें तुमने लिखी, मतलब तुमको ये बताऊं कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द हम्म की दवा क्या दवा है, तुमको हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते जो नहीं कर वफा क्या है। वफा वफा क्या क्या है। है? ठीक है जी ना? तो जी ये जी दोनों अच्छा कंप्लीट शेर है ना। शेर है, इसके जी जी अंदर जी शेर दो दो मिसरे हैं और बहर में भी है, काफिये भी है। अच्छा, अभी इसी गजल का दो मिसरा तुम्हें सुनाऊं कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है। अब ये शेर बना कि नहीं बना? शेर तो बन गया, शेर बन लेकिन गया, ख्याल लेकिन मुख्तलिफ। तो शेर नहीं मतलब बना अदा ना नहीं हो फिर। रहा है। फिर शेर नहीं हुआ ना। किसी भी नफ्स किसी नहीं हुआ। किसी भी कसौटी पर अगर वो नहीं है, देखो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है, ठीक है ना? इसमें दो मिसरे दिख रहे हैं, चलो एक टिक टिक हो जी गया। दूसरे दोनों मीटर में है, वो भी ठीक टिक हो गया कि साहब हाँ दो। और तीसरा है कि काफिया होना चाहिए, तो काफिया भी है, क्या है और वफा क्या है ना, ये काफिया भी जी मौजूद है। परंतु ये दोनों मिसरे तीन बुनियादी जरूरतों को पूरी करने के बाद भी ये शेर इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों में कोई रब्त ही नहीं है। दोनों ख्याल अलग है। फिर जी हाँ दोनों मिस्र में जी कोई जी रब्त नहीं है, कोई बात निकल के आ ही नहीं रही है, कोई कंप्लीट बात आ ही नहीं रही है। तो जी इस तो हमारा हाँ वो शेर फेल हो गया, ठीक है ना? तो अगर ये मैं तुम्हें एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि चारों चीजें होनी चाहिए। अगर तीन भी हैं और एक नहीं है तो भी नहीं होगा, है ना? तो कोई भी इसके अंदर हम्म अगर मिस करेगा तो वो शेर नहीं होगा। बैर नहीं है तो शेर ढेर हो गया, दो मिसरे होने ही चाहिए। और आपका काफिया जी नहीं है तो ढेर हो जाएगा। और प्लस अगर क्या नाम है कोई मकसद की बात नहीं आती तो ढेर हो गया, है ना? तो ये बारत ढेर, भी नहीं है तो ये तीन चीज चार चीजें हमेशा याद रखो, शेर। और रही बात रदीफ, रदीफ इज ऑप्शनल समटाइम्स। अरब की शायरी जितनी होती थी, अरब की शायरी में रदीफ नहीं थी। ये भी लिख लो कि रदीफ की जो डिस्कवरी है या इजाद है वो किसकी है? फारस के लोगों की है। ईरानियों ने रदीफ का जोड़ा है, ठीक है ना? रदीफ अरब की शायरी में नहीं थी। अरब की शायरी कोई भी देख लोगे उठा के, वो काफियों पर जाके एंड होता है ना? कसीदे भी उनके काफियों पे एंड होते, वहां पे रदीफ नहीं थी। रदीफ का एडिशन जो है वो पर्शियन लोगों का किया हुआ है, ठीक है? क्लियर? ये जी सब सारी चीजें जो अपेंडेज में जो चीजें आ रही है ना, बड़ी काम की चीजें। तो आपने समझ लिया कि रदीफ भी वो है, और रदीफ इसलिए एसेंशियल नहीं है। रदीफ शेर के लिए कई गैर मुरदफ अगर गजल कहेंगे तो उसमें रदीफ होगी ही नहीं, है ना? जी और जी रदीफदार जो होती है तो उसमें होती है। तो इसलिए ये पता चला कि रदीफ इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द शायरी और शेर। एसेंशियल पार्ट क्या है? बस चार चीज हमेशा शेर में याद रखना, इसके अलावा नहीं। शेर बोलना, शेर शऊर से बना है। शऊर आप लोग जानते हो, कॉन्शियसनेस अपने जो होती है, इंटेलिजेंस, ये वो उसी से शायर शायर बना। शायर का मतलब जानने वाला, है ना? शायर जानने का वाला मतलब जानने वाला, है ना? जानने तो वाला ये हाँ लफ्जी माने के तौर पर आओगे तो जी ये जी देखा। अब हम गजल की स्ट्रक्चर पर आ रहे थे, मतला कह दिया था, शेर कह दिया था। अब आखिरी इसका जो
जहां पे हम एंड करना चाहते हैं गजल को, उसको क्या कहते हैं? मक्ता 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 मक्ता। तो मक्ता क्यों कहते हैं? खता हो जाता है। खता होता खता है। खता माने रोकना, वहां पर खत्म हो जाती है गजल। हाँ, खत्ता जो कहते हैं, खत्ता माने तोड़ देना, रोक देना, तोड़ देना, है ना। खत्म कर कतए देना। ताल्लुक, एक लफ्ज आता है ना, अच्छा। कतए ताल्लुक न कीजिए, यानी ताल्लुक हमसे खत्म ना करिए। वहां पे हम गजल को खत्म करते हैं, एंड करते हैं, जी है जी ना। जी। तो इसलिए अब ये इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर जमीन में जो हम गजल कह रहे थे, यहाँ पे इसका कता हो गया, यहाँ पे ये समाप्त हो गई। तो इसलिए इख्तिताम। अब आपके सामने क्या हो गया? इख्तिताम हो गया, मतला हो गया, अशआर हो गए और मक्ता हो गया। खत्म ठीक हो है। गया। हाँ, तो ये पूरी गजल की जो स्ट्रक्चर होगा, ये इतनी 3 चीजें होंगी। अब इसमें एक लफ्ज आता है, हासिल गजल शेर, या बैतुल गजल, है, या सबसे अच्छा शेर। वो क्या चीज होती है? वो किसको कहते हैं? वो जो सबसे गजल ज्यादा में वही बामकसद जो हो। सबसे अच्छा शेर होता है, जो एकदम जो से दिल को छू हासिल जाता गजल इसे है, कह सकते हैं, जो उसको कहते हासिल हैं। गजल कहते सकते हैं इसे। जो सबसे जो अच्छा शेर, जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता हो, या जिसमें ज्यादा गहरी बात हो, जो शायर भी समझे कि बहुत गहरी बात होगी, सामीन भी समझे, और वो तय कर दें कि यार ये इस गजल का सबसे खूबसूरत शेर है, तो उसको। अच्छा, हासिल गजल बैत शेर। तो जानते हो, बैत इसमें माने क्या इसमें होता है? सारी एक और बैत चीज घर भी को बैत है। कहते हैं, बैत घर को, बैत बैतुल गजल, फिर यानी कि ये गजल का घर है, बैतुल गजल। नहीं 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 नहीं, तुमने सही बताया। बैत माने, बैत एक मल्टी कहना चाहिए, अर्थ वाला है, मल्टी इसके माने हैं। एक बैत तो अच्छा। तुमने क्या, एक बैत, बैत का माने शेर भी होता है। कभी तुम लोगों ने अच्छा। सुना है 4 बैत मुकाबला सुना है? हाँ हाँ, सुना है, सुना है। हाँ, जी तो जी। वहां का अच्छे, तो तुमने नहीं कहा कि 4 घर का मुकाबला कैसे करा रहे हो आप लोग? हाँ, बाजी जब होता बैत है। कर रहे हैं। हाँ, तो जो बैतबाजी होती है, या 4 बैत होता है, दोनों तरह की होती है बैतबाजी, और एक 4 बैत भी होता है जिसमें डप डप पर गाते हैं 4 बैत, और बैतबाजी होती है। तो बैतबाजी में क्या पढ़ते हैं? अशार। अशार। अशआर पढ़ते हैं। तो उसको शेरबाजी क्यों नहीं कहते हम लोग? वो इसलिए कि अरबी में बैत के माने भी शेर के ही है। ठीक है ना। तो आप ओके। बैत कहो या शेर कहो, तो इसीलिए शाह बैत भी बोलते हैं, जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको शाह बैत कह देते हैं, यानी सारे सारे अशार में सबसे बड़ा, या बैतुल गजल भी कह देते हैं, यानी इस गजल का सबसे अच्छा शेर। तो ये सब इसके माने हैं कि हासिल गजल कहो, बैतुल गजल कहो, शाह बैत करो, सब के सब ये चीजें इसके अंदर गजल में मौजूद है। ये स्ट्रक्चर से तो सभी सभी वाकिफ हो गए, तो कुछ एक आगे बढ़े, एक वरना एक हाँ, एक इसमें और भी है कि मक्ता से पहले वाले शेर को क्या कहते हैं? सरे मक्ता। सरे मक्ता एक नई बिदअत शुरू हुई है। ये किसी अच्छा, भी किताब में अभी तक तो मेरे को देखने को नहीं मिली। ऑनलाइन मुशायरों में सरे मक्ता, सुना है अरे मैंने भाई, भी। हाँ, सरे मक्ता। मैं कई बार एतराज करना, उसको हमारे असातिज़ा ने आखिरी शेर का नाम दिया है। आखिरी शेर पेश कर रहे हैं। आखिरी आखिरी शेर, शेर यस, का आखिरी मतलब, शेर। हाँ, कभी भी उसका मतलब मक्ता नहीं होता, क्योंकि मक्ता पर वो बोलेगा कि मक्ता पेश। अगर कोई शायर कहता था कि आखिरी शेर पेश कर रहा जी हूं उस जी गजल की, तो आप समझिए कि मक्ते से पहले जी का शेर पेश कर रहा है। जी जी आजकल वो देखा है मैंने कि ये कई कई लोग कहने लगे सरे मक्ता पेश है। तो सरे मक्ता तो आज तक कहीं मुझे इस तरह कहीं मिली नहीं। जी लोगों ने ये अपने आप बना ली है। कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरे मक्ता वक्ता जैसा कोई कोई इस तरह उर्दू की किताबों में मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसको कहा जाता है कि आखिरी शेर पेश कर रहे हैं। उससे मुराद ये होती है कि इसके बाद मक्ता भी होगा, या अगर जी किसी ने मक्ता नहीं कहा तो भी अपने शेर को आखिरी कह सकता है कि भाई मक्ता नहीं है, इसलिए आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। अदरवाइज अगर शायर कहता है आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, तो आपके जहन में आ जाता है कि इसके बाद मक्ता पेश जी। होगा। ठीक है ना। जी। तो लेकिन वो सर सारे एक मक्ता उसने भी मतलब आपके, होता है, उसने मतलब, उसने मतलब भी हाँ, होता वो है। मतलब अब इसमें आप पूछ सकते हो कि एक गजल उसने में कितना मतलब। मतलब हो सकता है ना। तो हमारे पुराने असातिज़ा ने बड़ी लंबी लंबी गजलें कही, है ना, लंबी लंबी गजलें सर, कही। मैं दरमियान में अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब की किताब लफ्ज, तलफ़ुज़ और उरूज़ी औज़ान, ये आप लोग मंगवाएं और जरा इसको शेयर थोड़ा कर सा सकते हैं पढ़ें आप और आप लिखें। ये शेयर मंगवा कर लें दें। ये। आजकल ये ज्यादा है, इसमें सारी बुनियादी बातें इसमें है। लफ्ज तलफ़ुज़ में सिर्फ अल्फाज के प्रोनाउंसिएशन का है, और ये जो रेख्ता पब्लिकेशन से शाये हुई गजल की लय, जी आप जी लोग अमेजोन पर भी इसको मंगा सकते हैं, अमेजोन से भी, और रेख्ता पब्लिकेशन से मंगा सकते हैं, गजल की तो लय, ये तो है हिंदी ना। में लिखी है सर, हमें तो हाँ, समझ ये नहीं लेटेस्ट है आती। जी, हाँ, ये बिल्कुल हिंदी में है। और हिंदी में है इसलिए मैं खुश हूं
कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उर्दू में होती तो किसी कोने में पड़ी होती, है ना। तो ये गजल की लय है जो उर्दू और जो देवनागरी रस्मुल खत से वाकिफ है उनके लिए ये कंप्लीट बुक है। इसमें तमाम व्याकरण मौजूद हैं, जो भी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तमाम चीजें इसमें मौजूद हैं, है ना। अदरवाइज उर्दू वाले फिर पहले हमें अल्लाह यहाँ पे एक हिस्से में ये भी सिखाई जाए जुबान लिखनी। अल्लामा अल्लामा अखलाक देहलवी की किताब पढ़ लो, जो कोई उर्दू वाला है। कमाल अहमद सिद्दीकी की पढ़ सकते हो, शमसुर फारूकी की पढ़ सकते हो आप। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अरूज की किताबें लिखी है। प्रोफेसर साहिब साहब हैं, उनकी किताब पढ़ सकते हैं। या सेगाना चंगेजी की किताब पढ़ सकते हैं। सीमा बाकरबाजी की पढ़ सकते हैं। सब लोगों ने अरूज पर किताबें लिखी हैं। तो आप किसी की भी उर्दू वाले हैं तो उर्दू वाले कोई भी अरूज की किताब सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं उर्दू रस्मुल खत में। आप उनमें से किसी, लेकिन बस यही फर्क है कि अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपके 15 मिनट में शर्तिया सर में दर्द शुरू होता है ना। तो मुझे पता हाँ, है, हाँ। और ये इसलिए हम पढ़ोगे नहीं पढ़ते। तो आधा इसको पढ़ते जाओगे और उसको रखने की जी नहीं चाहेगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाइड करके उसको पेश किया है, ताकि, और वो भी कन्वर्सेशन के स्टाइल में। लेकिन अब मजबूरी है, जो रस्मुल खत नहीं जानता उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको उर्दू में लाने की बहुत सारी डिमांड हो रही है। बहरहाल ये अलग बात अल्लाह हुई। करे। और सर ने जो बताया वो हमारी एक दूसरी किताब है, उसमें उन अल्फाज के तलफ़ुज़ लिखे गए हैं और उसके अरूजी औज़ान लिखे गए हैं जिनको आप रोजमर्रा में शायरी में आपके इस्तेमाल होते हैं। सारे अल्फाज मैंने यकजा कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि लफ्ज दफा है कि दफा है, लफ्ज कला है कि किला है ना। वो भी लफ्ज हिंदी में है शम्मा, लिखी हुई। वो सहल लसानी है, उर्दू हिंदी और अंग्रेजी तीनों में है। तो वो किसी भी अच्छा। जबान के जानने वालों के लिए वो फायदेमंद है। और आप चाहे तो उसको अगर सिर्फ पढ़ना चाहें तो वो रेख्ता पर भी डॉक्टर साहब, मौजूद है। एक और किताब आपने मुझे दी थी इसी तरीके की, हाँ, वो वो है आसान अरूज, है ना। आसान वो भी उर्दू। देवनागरी में, वो भी आसान अरूज। आसान अरूज का ही ये क्या नाम है, अपग्रेडेड वर्जन है गजल की लय। तो आसान अरूज जो है उनको पसंद आई रेख्ता वालों को, उन्होंने कहा साहब ये हम छापना चाहते हैं नए नाम से। तो मैंने कहा बिल्कुल, और इसमें कुछ अजाफा, तो अजाफा करके ये उनको दिया है और अच्छी बिक्री है माशाल्लाह। तो वह काम की चीज है, इसलिए नहीं कि मैंने लिखी है, लेकिन कई हमें लोग मिले हैं जो सिर्फ इसी किताब से, बगैर किसी उस्ताद की मदद से, उन्होंने गजल कहना सीख लिया। तो मुझे खुशी होती है कि शायद ठीक ही लिखी होगी। तो गजल की बात हो गई, मतला हो गया, अशार हो गए और मक्ता हो गया। पहले के जमाने में और आज भी कई बार जो होता है, अगर जी चाहता है तो एक मतले के अलावा भी कुछ और मतला कह लेते हैं। तो अगर एक के मतले के बाद दूसरा मतला कहा तो आप उसे हुस्न मतला कहिए। उसको आप अच्छा। जेबे मतला भी कह सकते हैं। जेबे मतला, है ना, ये टर्म आपने पहली बार सुना होगा। जेब जेब होता है जेबा देने वाला, तो जेबे मतला भी कह सकते हैं, उसने मतला भी कह सकते हैं, मतले सानी भी कह सकते हैं, है ना। और तीसरा भी कर सकते हैं, तो आप सिंपली कह दीजिए एक और मतला है तीसरा, मतला वो भी आपके सामने पेश करूं। लेकिन अगर आप सात, जो आजकल टिपिकल गजल होती है, सात अशार की गजल, उसमें एक या दो से ज्यादा मतला ना लिखें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी अशार लिखे और मक्ता लिखे। एक टिपिकल गजल की तो बुनियाद यही है। अदरवाइज कुछ ऐसी गजलें भी होती हैं जिसमें मतले ही मतले होते हैं, जिनको हम मतला बंद गजलें कहते हैं, कि सारे मतले जी। होते हैं। तो इस तरह से भी लोग लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई जमीन इतनी खराब और इतनी सख्त मिल जाती है कि उसमें मतला हो ही नहीं पाता, उसके रदीफ वदीफ ऐसी सख्त हो जाती है कि सर फोड़ते रहो, मतला होता ही नहीं, पकड़ता ही नहीं, है ना। तो दो दो मिसरे कहना ही मुश्किल होते हैं। तो आपको ऐसी सूरत हाल में बगैर मतले की भी गजल कह सकते हो। हालांकि हमारे असातिज़ा ने कहा है कि अगर हम किसी गजल को उठा लें तो गजल के मतले को हम सर कहते हैं, शेर को धड़ कहते हैं, और मक्ते को उसका पैर कहते हैं। तो अगर आपने मतला नहीं कहा तो बेसर की लाश हो गई। अगर आपने पैर जी। मक्ता नहीं कहा तो बगैर पाँव की लाश हो गई। तो इस तरह से, आप लेकिन मिला जुला इसकी के कोई बिना सर पैर की गजल कह सकते हाँ, हैं। तीन चार अशार कह दो जिसमें मतलब ही ना हो और जिसमें मक्ता भी नहीं हो, तो हम लोग कहेंगे बेसर पैर डॉक्टर की साहब, गजल। एक शेर में मदाखलत कर रहा हूँ, सॉरी। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। कहता है कि कभी कोई बात ही कह दे हम्म। कि जो दिल में उतर जाए। क्या बात है। हम्म। कभी कोई बात ही कह दे कि दिल में कि वो उतर दिल जाए। में उतर जाए।
बिना सर पैर के कुछ फलसफे अच्छे नहीं लगते। अच्छे। क्या बात अरे है। वाह, अरे बिना वाह, सर ये पैर ये फलसफे सर पैर अच्छे वाला नहीं जुमला आपको याद आ गया और बजस्ता शेर भी याद आ गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, कभी कमाल है। बहुत कोई अच्छा। बात ही कह दे कि जो दिल में उतर जाए, बिना सर पैर बिना के सर कुछ पैर के फलसफे अच्छे नहीं अच्छे लगते। क्या मैं बात है, अपने क्या ही बात, जुनून से एक नया आलम बनाऊंगा, मुझे क्या बात पाबंद है। करते दायरे अच्छे नहीं लगते। अच्छे अच्छे नहीं नहीं लगते, लगते। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत जबरदस्त। खूबसूरत शेर, बहुत बहुत खूबसूरत शेर, बहुत वो असल बहुत में वो खूबसूरत क्या शेर। कहना है। तो देखिए, लेकिन गजल के मामले में आप चाहें तो बेसर पैर की गजल लिख सकते हैं, इस माने में कि मक्ता और मक्ता नहीं, मक्ता और वो नहीं है, लेकिन वाकई बेसर पैर के जैसा जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है वैसी गजल मत लिखना कि साहब कैसी गजल लिखी है कि मक्ता भी हो उसमें मतला भी हो सब हो, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे बेसर पैर की गजल है ये तो, यानी कि उसके अंदर के ख्यालात ही वाजे ना हो, उसके कुछ चीजें वाजे ना हो तो लोग ये कहेंगे यार आलतू फालतू। तो बहरहाल ये गजल की साख्त आपके सामने पेश की, और मतला है जरूरी, नहीं हो रहा है तो भी छोड़ सकते हो, चलेगी, गजल हो जाएगी। मक्ता भी जरूरी है, लेकिन मक्ता अगर नहीं है तो भी गजल हो जाती है। कुछ लोग आजकल कोई तखल्लुस ही नहीं रखते, इसलिए अक्सर लोग मक्ता कहते ही नहीं है। धीरे धीरे मक्ता जो है जैसे नापेश सा होता जा रहा है ना, तो वो लोग कई बार मक्ता नहीं लिखते, लेकिन उससे भी गजल को फर्क नहीं पड़ता, गजल फिर भी गजल हो जाती है। लेकिन एक टिपिकल गजल की जब हम बात करते हैं तो टिपिकल गजल में जो ये मौके हैं, वो जो जो हैं, जो इसके स्ट्रक्चर्स, वो इनमें ये चीजें होनी चाहिए। क्लियर है सबको? कई जी बार जी। कई बार कई बार एक शेर में क्या होता है बताओ? एक शेर शेर में जितने गजल होते हैं, क्या दो एक दूसरे से मिले जुले होते हैं? हाँ? नहीं, सब जी। मुख्तलिफ होते हैं हर सारे। शेर, हर शेर गजल का मुख्तलिफ है हर अपने आप शेर में। हाँ मुख्तलिफ है, एक मुख्तलिफ भी इकाई है। हर होता एक का है और मिसरा एक अपने में मौजुआती मुख्तलिफ है। गजल भी होती है। हाँ, यानी कि हर डिफरेंट शेर होता अपने है। आप में एक इकाई है, एक यूनिट है। हर शेर में आप अलग बात कर सकते हैं। एक शेर में आप मोहब्बत को अजीम तरीन बता सकते हैं, दूसरी शेर में मोहब्बत को आप कमीन तरीन बता सकते हैं। आपको आपको इजाजत है, तो हक है। क्योंकि वो गजल में, हाँ आपको हक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी गजल में कोई बात आप रखना चाहते हैं, लेकिन एक शेर में वो समा नहीं रहा आपकी फिक्र, तो आप उसके लिए एक और शेर भी कह सकते हैं, दो शेर भी कह सकते हैं, और उसको गजल में रख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर लफ्ज काफ लिख दे, हर्फ काफ लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कताबंद, है ना। तो असातिज़ा की गजलें पढ़ना आपको दिखाई देगा कि कभी कभी, जबकि हमको मालूम है कि गजल के अशार सब एक दूसरे से मुख्तलिफ और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कई बार कोई भी गुफ्तगू ऐसी होती है जो कभी एक शेर में ना समाये, तो उसके लिए दो एक शेर और कह लेते हैं और उस पर काफ लिख के या कताबंद अशार कह देते हैं। तो गजल में कताबंद अशार की भी एक रिवाज है जो किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको हमारे असातिज़ा के यहाँ, जब आप उनका कलाम पढ़ें तो उनको गौर करें कि कहीं लिखा है क्या, का लिखा है या कताबंद, तो उसके लगातार दो तीन शेर ऐसे होंगे जो एक ही तरह के एक ही विषय को एक्सपेंड कर रहे होंगे, एक ही फिक्र को सही से वो कर रहे होंगे ना, तो वो खताबंद हो जाता है। तो ये है इस तरह से गजल की तो क्या उसी एक को तो दो डॉक्टर साहब, क्या उसी को मौजुआती गजल भी कहते हैं? मौजुआती गजल, बिल्कुल मौजुआत। देखो, गजल को मौजुआती कहना ही नहीं चाहिए, गजल अच्छा मौजुआती हो ही नहीं सकती, नज्म मौजुआती हो सकती है ना। जी। अच्छा। कोई मौजू पर आप गजल कह ही नहीं सकती, उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये देखो कि बुनियादी तौर से काफिया रदीफ के होने की वजह से गजल की किस्में कितनी हो गई? दो तरह की दो हो गई। दो एक गजल कहलाएगी, तो हाँ एक कहलाएगी काफियेदार गजल, सॉरी रदीफदार गजल, है ना, जिसके अंदर रदीफ है। हम्म, और एक कहा जाएगी गैर मुरद्दफ गजल, जिसके गैर अंदर मुरत्तब, रदीफ नहीं कुछ होता, ऐसा रदीफ इसके नहीं अंदर होती। रदीफ, हाँ आजाद काफिए पर आजाद रदीफ गजल, नहीं होता। आजाद गजल जैसे हाँ, कह सकते हैं। ना ना आजाद नहीं जी दोस्त, आजाद नहीं। जी जी हाँ, जी। काश काश हो जाए कोई ऐसी गजल, मेरा मेरा एक शेर सुना रहा हूं कि काश हो जाए कोई ऐसी गजल जिसका हर एक शेर हो जरबुल मसल। हम्म, जी, तो इसको क्या देखने में आया कि कहाँ एंड हो रहा है जाके? काफिए पर हो रहा है। काश ऐसी काफी हो जाए कोई गजल और जरबुल मसल। अब उसमें यह है ना कि आगे अगर हो जाए मसल हो जाए, गजल हो जाए, यानी रदीफ इसमें है ही नहीं। कहाँ एंड हो रहे हम्म हैं? काफिए पर एंड हो रहे हैं, हाँ, है ना। हम्म
काफिये पर एंड होते हैं तो इनको यानी इसके अंदर रदीफ है ही नहीं। तो जब रदीफ जी है नहीं तो इसको हम कहेंगे गैर मुरद्दफ गजल। और जैसे मैं कहता हूँ कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हुआ तो इसमें दवा और क्या जो है काफिया हो गया, और क्या है रदीफ हो गई। तो इसको रदीफ। हम कहेंगे रदीफदार गजल, रदीफ वाली गजल। ठीक है ना। तो बुनियादी तौर से गजल तो दो तरह की हुई, गजल क्या नाम है आपका, रदीफदार और गैर मुरद्दफ। ठीक है ना। और एक और जी तरीका है बांटने का गजल का। गजल का एक तरीका यह है कि अगर क्या नाम है गजल के में मुख्तलिफ मुख्तलिफ अशार, जैसे उसके डेफिनेशन में है, हर शेर में हम मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये गजल की डेफिनेशन होती है। कई बार उस गजल के हर शेर एक दूसरे से पैवस्त चलते हैं, एक दूसरे के तसलसल को आगे बढ़ाते हैं, उसको हम गजल मुसलसल, तो गजल मुसलसल बोलते हैं। तो गजल एक तो सिंपल गजल हो गई, और गजल मुसलसल जब हम किसी जैसे, अच्छा इसमें ये नहीं कि साहब वो जैसे अब हुस्न की बात कर रहे हैं हम, तो तमाम शेर हुस्न पर ही हो। कभी उसके बाल की तारीफ कर दी, नाक की तारीफ कर दी, यार की तारीफ कर दी, हाथों की तारीफ कर दी, वो पूरी गजल का अशार तारीफ में ही निकल गई। और वो क्या हो गया फिर, वो मुसलसल गजल हो गई, यानी हर शेर एक दूसरे एक ही मजमून को वाजे करता जा रहा है, एक ही मजमून पर वो है ना। तो इस तरह से हम इसको कई बार मरबूत गजल भी कहते हैं, कई बार गजल मुसलसल कहते हैं, है ना। और जो कभी मौजू पर कोई चीज कही जाती है तो हम उसे मौजुआती नज्म के जुमरे में लाते हैं, क्योंकि नज्म का हमेशा एक मौजू होता है, नज्म का हमेशा एक उन्वान होता है। गजल में खास बात होती है, गजल का कोई उन्वान नहीं होता, है ना। और नज्म का बगैर उन्वान के नज्म हो नहीं सकती। ठीक है ना। तो ये नज्म और गजल में बुनियादी फर्क आप ये समझ लें। तो मेरा ख्याल है गजल के सिलसिले की गुफ्तगू खत्म हुई, या और कुछ इसमें सवाल है तो पूछूं। एक छोटा सवाल है मेरे पास। जी जी। जी, जो मक्ता आपने बताया कि इसमें तकल्लुस लगाना जरूरी है, मतलब कि या उसके बिना भी वक्ता मतलब। वक्ता की पहचान ही तखल्लुस से होगी। अगर अच्छा, तखल्लुस ओके। नहीं है तो वो आपका आखिरी शेर ही कहलाएगा, है अच्छा, ना। ओके जी। हाँ वो इसे क्यों लगते थे, तखल्लुस क्यों डाला जाता था, इससे अंदाजा होता था कि गजल हमारी ये कंप्लीट हो गई। और अगर मुकम्मल हो किसी गई ने जी। तखल्लुस है और तखल्लुस के बाद भी उसने मक्ता नहीं कहा है, तो इसकी उम्मीद है कि अभी गजल नामुकम्मल है, अभी शायर कुछ और कहेगा, मक्ता अभी कहा नहीं है। मक्ता अभी अच्छा, कहा नहीं है, इसका मतलब उसने अब इसको वाइंड अप नहीं किया है। अभी शायद अभी गुंजाइश है कि इसके अंदर मक्ता कहेगा, एक आध शेर और कहेगा, तो वो उसको इनकम्प्लीट गजलों की श्रेणी में आप डाल दे। लेकिन अगर नहीं है, अगर कोई इस्तेमाल ही नहीं करता अपने मक्ते में अपना तखल्लुस, तो वो उसका आखिरी, और वो वहां पे खत्म भी हो सकता है। लेकिन मक्ते की खास खसूसियत होगी, अगर नहीं है उसके अंदर क्या नाम है तखल्लुस, तो वो कतई तौर से मक्ता नहीं कहलाएगा। मक्ता इंडिकेट ही करता है तखल्लुस के होने को। ठीक है ना। और जी। अदरवाइज वो दूसरी तो आखिरी, ये साइड पे पहले सर मिसरे जी, में होना चाहिए, जो मक्ते के जो पहले में ये कोई होना जरूरत होना नहीं चाहिए, है, दूसरे आप किस दोनों में में से दोनों में आप कर सकते हैं, जहां पे आपको मौजू लगे उसमें जी। आप अपने को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए तखल्लुस हमेशा छोटा रखा जाता है, ताकि बहर में सही से आप उसको फिट कर सके, फिट कर है ना। सकते किसी फिट को, कर सर जी हाँ ये किसी को भी पहचान भी तो बनता है ना, कि इससे इंसान को पता हो कि हाँ ये जी किसने जी गजल कही है। हाँ वो उससे पहचान तो है, लेकिन कई बार डिक्शन भी पहचान हो जाता है ना। एक आध शेर तुम सुनोगी किसी का, जैसे गालिब का शेर सुनो, हर एक में गालिब का वो नहीं होगा तखल्लुस, लेकिन गालिब का शेर लेकिन सुनते कहोगे गालिब गालिब का है। मतलब हाँ नहीं ये पहले शुरा कई तो बार और डिक्शन, थे ना। जी जी, हाँ जी, ना लेकिन आज के और दौर में देखिए, अगर देखो तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो तखल्लुस को रखना शायरों ने इसलिए अहम बनाया था, ताकि आपके नाम से एक तो शोहरत मिले कि किसकी गजल है, पहचान हो। दूसरे ये जैसा आपने कहा उसकी पहचान हो, दूसरी ये कि छोटा रखा जाता था तखल्लुस का पेन नेम, ताकि वो बहरों में सही से समा सके। मुस्तहजर अगर अभी सब लिख दें, तो अब उसको टू 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 को निभाना बड़ा मुश्किल होगा, मफऊलुन पर आ जाएगा। इसलिए देखो गालिब भी छोटे, मीर भी छोटा, सौदा भी छोटा, दर्द भी छोटा, हम्म मोमिन भी छोटा, आजम भी छोटा, आलम भी छोटा, और पता नहीं अमजद पर भी क्या कहा, छोटा अफजल भी अशर छोटा। भी छोटा तो हाँ हाँ, तो ये सब अनीस भी छोटा दो दो, या बहुत ज्यादा किया तो मजाज, फराक, वन टू वन, है ना। तो इस तरह के, तो इसलिए छोटे नाम तजवीज किए जाते हैं। तो ये तखल्लुस के सिलसिले की गुफ्तगू यहाँ खत्म होती है, और गजल की साख्त की बात यहाँ पे खत्म होती है। आप कोई किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे जरूर दागो। हिंदुस्तान में जो गजल का जो जो है, जिस शक्ल में आज हम गजल देखते हैं, इसको लाने वाले कौन थे, कौन है जो वो उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान कौन है।
महिला का तो बता खलील दिया बिन आप लोगों अहमद, ने। खलील बिन अहमद। अबे उर्दू का खलील बिन अहमद को फरिश्तों को पता नहीं होगा कि उर्दू क्या चीज होती है। खलील बिन अहमद तो अरब में थे, तुम यहाँ कहाँ ले आई हिंदुस्तान में उनको। हिंदुस्तान का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? इतना मशहूर है, वो कुली तो कुतुब हमारा शाह, बाबा है। जौक साहब, हाँ, मोहम्मद जौक। कुली कुतुब बा, शाह, बा, हाँ बोलो। कुली कुली कुतुब कुतुब शाह। शाह, कुली कुतुब शाह पहले साहिब दीवान शायर हैं। लेकिन जो शुमाली हिंद में जो सबसे पहले जो अपना दीवान लेके आए, जो जिनकी हम जफर सब वो जफर करते हैं। बादशाह जफर। नहीं नहीं नहीं, बहादुर शफर तो बहुत बात के, बादशाह उनसे पहले जफर तो तो बहुत जौक बहुत बात साहब की चीजें हैं। 1700 ईस्वी में आए थे, 1711-12 के आसपास में दिल्ली में आए, दक्कन से ही आए थे। और उन्होंने जो उर्दू में शायरी करने की तरगीब की, और वली दक्कनी, वो, हाँ वली दक्कनी, कितने देर लगती है वली आप दक्कनी। लोगों को समझ। वली दक्कनी ही बाबाए उर्दू शायरी हैं आज अब इसको समझ लो। और पहला साहिब दीवान कुतुब शाह है, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत जमाने तक वली दक्कनी को समझा जाता रहा, लेकिन तहकीक ने कुल कुतुब शाह को फाइज किया। साहिब दीवान। लेकिन शुमाली हिंद में सबसे बड़ा असर डालने वाला शायरी पर वली दक्कनी साहिब हैं। जब यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी आम जबान की शायरी पेश की। उस समय पर्शियन शायरी हुआ करती थी, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। और इतना पसंद किया, इतने हाथों हाथ लिया कि जो इंडियन शायर थे, जो पर्शियन में शायरी करते थे, वो भी उर्दू जबान में, रेख्ता में, इसमें उसमें शायरी करने लगे। और धीरे धीरे फिर देखिए आज हम यहाँ तक हैं कि हम भी उन्हीं की पैरवी करते आ रहे हैं। तो ये तरीक़ेकार हमारी उर्दू शायरी का है। वैसे तो उर्दू गजल का सबसे पहला नाम कौन सा है? वली नहीं, अब चले जाओ, वली तो 17 सदी में हुए। अब 13वीं सदी में चली जाओ, 13वीं 14वीं सदी में। बेसुधराज। नहीं सर, वो तो नस्र के माने जाते हैं। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये वेरी खुसरो। गुड। अमीर खुसरो वालेकुम। को माना जाता कि हिंदवी में उन्होंने कहा, और गजल के सबसे पहले शायर में उनका नाम जिहाल मिस्कीन मकुन बरश्ती आपने सुना होगा, जिसके अंदर ये वो हाँ बिल्कुल आधा बहुत पर्शियन मशहूर में है वो तो, बहुत आधा मशहूर। आधा पर्शियन में लिखते हैं, आधा लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो हमारे जो गजल की जो शुरुआत के जो सबसे बड़े पहला नाम माना जाता है आमिर खुसरो का, खुसरो, खुसरो जो का। जिनका कोई दीवान नहीं है। और उसके बाद वली का बाकायदा दीवान है जो 1700 के आसपास का है, यानी आप समझो 1325 चाहे या 35 में उनका इंतकाल हो गया था खुसरो का। तब से लेके अब तक की 300-400 साल तक गजल इधर उधर घूमती रही। उसके बाद 1720 के आसपास में शुमाली हिंद में आई और फिर उसके बाद फैल गई। तो ये है गजल का वो छोटा सा शॉर्ट हिस्ट्री आपके सामने पेश की थी। और अब हम क्या बातें करें आपसे, या बहुत हो गई, खत्म करें? अफरोज भाई हाँ बताएं। बेहतर है। खत्म करें, बेहतर है। अच्छा चलो, तुम लोगों को सवाल एक भी एक पूछिए। बड़ा अच्छा नुस्खा दे देता हूं किसी भी बहर को अच्छा समझने के लिए। मेरा अपने हाँ तजुर्बे का नुस्खा है, उससे आप लोग जी। करना। हाँ मैंने शायरी शुरू नहीं की थी जब मैं हाई स्कूल में मौजूद था। तो एक हाँ आदमी मुझे, मैं अक्सर ये किस्सा सुनाता हूँ, एक आदमी मुझे एक जगह, एक छोटी सी जो लकड़ी के खोखे बने होते हैं ना, दुकान रहती है और उसमें एक आध खिड़की बने हुए, एक साहब बीड़ी बनाते थे और यूं यूं झूमते रहते थे। ठीक है। तो मेरे को बड़ा बढ़िया कैरेक्टर दिखते थे, तो मैं उनको देखता था अक्सर जा जाके। तो वो एक दिन उन्होंने मुझे बुला लिया कि क्या तुम मुझे घूरते रहते हो, इधर आओ। तो मैं, वो मुझे बुला लिया, बुजुर्ग आदमी थे। मैंने कहा जी। बोले शेर व शायरी जानते हो? मैं जब हाई स्कूल में था, मैंने कहा मुझे क्या मालूम शेर व शायरी क्या भला। पढ़ते थे, नसर पढ़ते थे, कहानियां पढ़ते थे, शेर व शायरी से कोई ज्यादा वो नहीं था। और बहरहाल तो उन्होंने, जानते हो, सबके लिए बता रहा हूँ, बड़े काम की चीज, इससे फौरन समझ में आई थी मेरे, तो आपको भी। उन्होंने सिर्फ मुझे मुगले आजम का एक गाने का टुकड़ा दिया। वो टुकड़ा था, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, रोए। है ना, मोहब्बत की हाँ झूठी हाँ कहानी पर हुए। बोले 2 दिन इसे पढ़ो। मैं 2 दिन पढ़ता रहा। अगली बार गया तो बोले इसे 2 टुकड़े में पढ़ो। तो 2 टुकड़े में पढ़ा, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। ठीक है, 2 दिन ऐसी प्रैक्टिस कराई। अगले दिन गया तो उनका इसे 4 टुकड़े में पढ़ो, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। जी तो उन्होंने कहा कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे, क्या हो रहा है ये? तो मैंने कहा साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो टुकड़े आप अलग अलग पढ़ा रहे हो वो एक जैसी आवाज है, एक जैसी रिदम आ रही है उनमें। मोहब्बत
कि झूठी कहानी पे रोए, बोला एग्जैक्टली जी यही हम अपनी जबान में फाउलुन 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 कहते हैं शायरी की जबान में। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, फाउलुन 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 फाउलुन। देखो जी कितनी आसानी से मेरे को वाह तब की हाई स्कूल की पढ़ी हुई चीज, हाई स्कूल समझाई हुई चीज मेरे को बिल्कुल साथ दिया अब तक। जब जब से हमने दोबारा अब शायरी शुरू की, वो सॉफ्टवेयर की तरह मेरे में बैठ गया था। इसी तरह से किसी भी मिसरे को पढ़ो, किसी भी नगमे को पढ़ो, उसके टुकड़े करने की कोशिश करो, जिसको हम क्या कहते हैं अपनी जबान में? तख्ती अ, तख्ती। अरकान। हाँ अरे अरकान तो, हाँ इन्होंने सही बताया, स्कैंशन बोलते हैं, स्कैंशन, या उसको तख्ती करना बोलते हैं। तख्ती तख्ती तख्ती। करना। हाँ, उसको उसको तख्ती। कभी भी तख्ती तख्ती मत बोलना। तख्ती नहीं है, तख्ती तो लकड़ी वाला होता है, तख्ता तख्ती है हाँ ना। नहीं नहीं, मैंने तख्ती ठीक है, बोला था। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे वो आपने मक्ता पढ़ा था ना, मक्ता काहे से बना था? कथा से बना था। कता वो कहता कता से हाँ, इसी तरह से ये तख्ती भी उसी कथा से बना है। तख्ती माने टुकड़े टुकड़े करना। हाँ तख्ती, ते हाँ। काफ तो ये है। तो तो ये ये है। आयन तख्ती, तो सिंधी तो तख्ती ये उठी। है। टुकड़े टुकड़े करना। तो वो उसको टुकड़े टुकड़े जी किस हिसाब से करेंगे? अरकान के लिहाज का, अरकान बना बना के करेंगे, जो है ना, मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए, फाउलुन फाउलुन, इसको हम तख्ती बोलेंगे कि हमने मोहब्बत बराबर फाउलुन की झूठी फाउलुन जी कहानी फाउलुन पे रोए फाउलुन, तो हमने ये टुकड़े कबूल। टुकड़े कर दिया, तो इसको हम तख्ती करना कहते हैं। जब भी कोई नगमा सुनो, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। नहीं अब देखो कितना आसान है, उसको तख्ती करो। बताना भी मफाइलुन, बताना नहीं भी आता नहीं मफाइलुन, आता। जताना भी मफाइलुन, नहीं आता मफाइलुन, मुझे तुमसे मफाइलुन, बात है। मोहब्बत है मफाइलुन, दिखाना भी मफाइलुन, नहीं आता मफाइलुन। देखा? तो जब आप इस तरह से अगर बहरों को वो कर लोगे ना, उसको जी साध लोगे, उसको प्रैक्टिस कर लोगे, अब आप हम्म गुनगुनाओगे भी तो बहरों में गुनगुनाओगे, है ना। जी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बहर को पकड़ना। तो इनको कोशिश करिए कि चंद कुछ बहरे हैं, उन बहरों पर अपने आप को इतना कमांड कर लीजिए। गालिब जैसा अजीम शायर सिर्फ 6 बहरों में पूरी की पूरी अपनी कायनात सजा के चला गया। लोग जी 70-80 बहरों में कहते हैं और कोई पूछता नहीं, और जी गालिब ने 6-8 बहरों में पूरी अपनी वो सजा दी, जो आज भी हम लोग सर धुनते हैं कि क्या क्या कलाम कह दिया। तो शेरी बाजीगरी, अरूजी बाजीगरी करने के बजाय अपनी फिक्र को ज्यादा उजालो, और उन उन बहरों को ज्यादा साधो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, जिनमें तुम्हें कलाम कहने की आसानी होती है, उनको चुन लो, उन पर गजलें कहने की कोशिश करो। वो फाउलुन जी फाउलुन फाउलुन भी हो सकता है, फाइलुन 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 हो सकता है, मफाइलुन 4 बार हो सकता है। ज़ियाफात वाले में जो है बहुत हैं, जैसे मफूल व फाइला तो मफाइल व फाइलुन, है ना, या हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मफाइलुन फाइलातुन मफाइलुन फैलुन, किसी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, है ना। फाइलातुल तो मुफाइलुन में ए हाँ, हुस्न और जरा जाग तुझे इश्क जा जगाए। तुझे एक जगह है, फाइलातुन फाइलातुन फाइलातुन, और फैलुन में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये सारी बहरों का पर बहुत सारी किताबें तुम्हें मिल जाएगी, जिन पर फिल्मी नगमे भी हैं और शोरा के कलाम भी हैं। उन पर एक धुन बनाओ, अपनी जाती अपनी जाती धुन बनाओ, उस पर गुनगुना के उसको देख लिया करो, तो तुम कहीं कभी कभी वो नहीं करोगे। लिखो और उसके एतबार से पढ़ो, गुनगुना के, एक रिदम के हिसाब से, जो रिदम जैसे हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो मफऊल फाइला तो मफाइल फाइलुन, अब एक धुन बन गई तुम्हारी, है ना। तो उस पर मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए कहानी फूल, पे रोए। तो सब सब जी सब अपनी तरफ से इंट्यूशन पैदा करो। हर बहर की जो 4 से 8 बहरे हैं जो पसंद हो, उनकी एक धुन बनाओ, उसको गुनगुना लिया करो, है ना। और ये धुन तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उस धुन को पर बहुत सारे नगमे मौजूद हैं, है ना, हर एक पर नगमे मौजूद है। मुझे कभी और आऊंगा तो तुम लोगों को मशहूर तरीन बहरों पर नगमे लिखा जाऊंगा फिल्मी। तो जी वो आप उनमें से जिसकी भी धुन आपको अच्छी लगे, उस धुन पर आप कहना, आपकी बात जी बात फूलों की, है ना। फाइलातुन मफाइलुन फेलुन, आपकी बात बात फूलों की, है ना। बात में बोलो। हाँ, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है, हाँ, मफूल फाइला तो फाइलुन। तो
तो एवरीथिंग आपके यहाँ मौजूद है। आप जिस युग में जी रहे हो वो सबसे ज्यादा फैसिलिटी वाला दौर है। इस फैसिलिटी वाले दौर में भी अगर तुमको कहीं किसी चीज की कमी और वो चीज सता रही है तो तुम्हारी खोज में, तुम्हारी जुस्तजू में कमी है। वरना जी एक क्लिक पर क्या क्या चीजें मौजूद नहीं है, एक क्लिक पर सारी जी चीजें बिल्कुल मौजूद सही हैं। बिल्कुल अब सही। ये आपकी अपनी अंदर की जुस्तजू पर डिपेंड करता है कि आप किस कदर जुस्तजू, किस कदर लगन, किस कदर जोश और किस कदर आपको आरजू है इस फन को सीखने की, इस फन में कुछ करने की, गजल लिखने की। अदरवाइज हर कदम पर तुमको, आप सबको, हम किसी जमाने में इतनी सहूलतें नहीं थी। उस्ताद के यहाँ बैठना ही पड़ता था, उस्ताद की सुननी पड़ती थी गालियां भी, उस्ताद के नखरे भी सहने पड़ते थे, तब कहीं दो चार जुमले हमें मिलते थे। आज तो तुमको सिर्फ क्लिक करोगी और हर चीज दस्ताब है। तो आप लोगों का शायरी का मुकद्दर काफी जोर मारे और सुखन का रास्ता इसी तरह से रोशन होता रहे। अपनी तय आप लोग कोशिश करते रहिएगा। और जी जब कभी और किसी वक्त अफरोज भाई जब भी हमें कहेंगे और कामरान साहब जब भी उठा के बिठा देंगे, आ जाएंगे आप लोगों के आपके सामने और गुफ्तगू कर लेंगे, ठीक है बहुत ना? मेहरबानी सर, इतना ओके टाइम आप निकालते हैं। इसके हाँ बहुत बहुत इसके बाद शुक्रिया, बहरों का है बहुत जी, तो बहरों को आप समझ लेना। जी जी, ओके।